मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय भारत। मैं यावर हुसैन अजीम हस्तियाँ यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी नाज़रीन हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दुआ करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। नाज़रीन हजरात, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। नाज़रीन हजरात, इस बार मैंने वीडियो डालने में काफ़ी वक्त लगा दिया है। नाज़रीन हजरात, आज हम बॉलीवुड की एक बहुत ही बड़ी अजीम हस्ती का जिक्र करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की। जी हाँ, गायक मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनकी पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ। उन्होंने अपने बचपन की तालीम कोटला सुल्तान सिंह में ही की और जब वो 7 साल के थे, उनके ख़ानदान के लोग रोज़गार की वजह से लाहौर आ गए। लाहौर में उनके भाई की एक हज्जाम की दुकान थी। इनके ख़ानदान का म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं था। रफ़ी साहब जब छोटे थे, इनके भाई की हज्जाम की दुकान थी। रफ़ी साहब का ज़्यादातर वक्त वहीं गुजरा करता था। उनके भाई की दुकान के सामने से एक बूढ़ा फ़कीर रोज़ाना गाता हुआ जाया करता था। रफ़ी साहब उसका पीछा किया करते थे और उसकी नकल उतारा करते थे। रफ़ी साहब इतनी अच्छी नकल उतारा करते थे कि उनकी दुकान पर बैठने वाले लोग उनकी आवाज़ की तारीफ़ किया करते थे। हालांकि रफ़ी साहब को उस टाइम पे मुकामी मशहूरियत तो मिल गई, लेकिन और कुछ हाथ न लगा। इनके बड़े भाई हमीद ने जब रफ़ी साहब की दिलचस्पी म्यूज़िक में देखी तो उनके बड़े भाई हमीद ने उस्ताद अब्दुल हमीद के यहाँ म्यूज़िक की तालीम लेने को कहा। एक बार लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो पर मशहूर अदाकार व गायक कुंदन लाल सहगल अपना प्रोग्राम अंजाम देने आए थे, तो उस वक्त उनके भाई और वो उनका प्रोग्राम देने के लिए वहां पहुंच गए। बिजली गुल होने की वजह से कुंदन लाल सहगल ने गाना गाने से मना कर दिया। रफ़ी साहब के बड़े भाई ने इंतज़ामियों से गुजारिश की कि मेरे भाई रफ़ी को गाने गाने का मौका दिया जाए ताकि अवाम में खामोशी बनी रहे और माहौल ख़राब ना हो, और उनको इजाज़त मिल गई। रफ़ी साहब का 13 साल की उम्र में ये अवाम के सामने पहला प्रोग्राम था। साइमीनों में श्याम सुंदर, जो उस वक्त के मशहूर म्यूजिशियन वहाँ पर मौजूद थे, वो रफ़ी साहब से काफ़ी मुतासिर हुए। उन्होंने रफ़ी साहब को अपने लिए गाने का न्योता दिया। रफ़ी साहब का पहला गाना पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए श्याम सुंदर साहब के डायरेक्शन में 1944 में रिकॉर्ड किया गया। साल 1946 में रफ़ी साहब ने बम्बई जाने का फैसला किया। उन्हें म्यूजिशियन नौशाद ने पहले आप नाम की फिल्म में गाने का मौका दिया। नौशाद साहब के म्यूजिक से सजा अनमोल फिल्म का गाना तेरा खिलौना टूट गया से रफ़ी साहब को 1946 में मशहूरियत मिली। इसके बाद फिल्मी दुनिया में रफ़ी साहब को शहीद, मेला और दुरावी जैसी फिल्मों से मशहूरियत मिलती चली गई। नौशाद साहब ने 1951 में बैजू बावरा फिल्म के लिए अपने पसंदीदा गायक तलत महमूद को लेने की सोचा, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें नौशाद साहब ने तंबाकू नोशी करते हुए देख लिया तो उनका मन बदल गया और उन्होंने फिर रफ़ी साहब से गाने गाने के लिए कहा।
बैजू बावरा के गानों ने रफ़ी साहब को फिल्मी दुनिया में कायम कर दिया। इसके बाद रफ़ी साहब को नौशाद साहब ने कई गाने और दिए। लगभग उसी दौर में संगीतकार जय किशन को उनकी आवाज़ पसंद आई और उन्होंने भी अपनी फिल्मों के लिए रफ़ी साहब से गाने गवाना चालू कर दिए। शंकर जयकिशन राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार थे, पर राज कपूर के पसंदीदा गायक मुकेश थे। बाद में शंकर जयकिशन के गानों की मांग बढ़ी तो उन्होंने रफ़ी साहब को लेना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कई बार राज कपूर के लिए भी रफ़ी साहब ने गाना गाया। जल्द ही संगीतकार एच.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर को रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत रास आई और उन्होंने रफ़ी साहब को गवाना शुरू कर दिया। ओ.पी. नैयर का इसमें नाम खास कर याद रहेगा क्योंकि उन्होंने रफ़ी और आशा की जोड़ी को खूब अच्छे से इस्तेमाल किया। उनकी खनकती धुनें आज भी उस दौर के म्यूजिशियनों से अलग महसूस होती हैं। उनके डायरेक्शन में गाए गानों से रफ़ी साहब को बहुत मशहूरियत मिली। फिर रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, सलील चौधरी जैसे म्यूजिककारों की पहली पसंद मोहम्मद रफ़ी बन गए। दिलीप कुमार, भरत भूषण, देवानंद जैसे कलाकारों के गाने गाने के बाद उनके लिए गाने गाने वाले कलाकारों की तादाद बढ़ती चली गई। शम्मी कपूर, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र जैसे कलाकार अपने लिए गाने रफ़ी साहब से गवाने की कहने लगे। शम्मी कपूर तो रफ़ी साहब से इतने मुतासिर हुए कि वो अपने हर गाने को रफ़ी साहब से गवाने लगे। उनके लिए संगीत शंकर जयकिशन या ओ.पी. नैयर किसी ने दिया हो, लेकिन उनके लिए गाना रफ़ी साहब ही गाने लगे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, ये चांद सा रोशन तेरा, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दीवाना हुआ बादल, शम्मी कपूर साहब पर फिल्माए गए गाने काफ़ी मशहूर हैं। धीरे धीरे इनकी मशहूरियत इतनी बढ़ गई कि हर अदाकार इन्हीं से अपने गाने गाने के लिए कहने लगा। धर्मेंद्र और राजेंद्र कुमार तो इनसे अपने गाने गवाने की जिद करने लगे। 1960 में 14वीं का चांद का मौजू गाने के लिए रफ़ी साहब को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। म्यूजिककार रवि के साथ काजल, दो बदन, नील कमल जैसी फिल्मों से इनकी जोड़ी मशहूर होती चली गई। 1961 में रफ़ी साहब को दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड ससुराल फिल्म के गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत को के लिए मिला। म्यूजिशियन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने कैरियर की शुरुआत रफ़ी साहब के गानों से ही की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सन 1963 में पारस मणि के लिए बहुत ही खूबसूरत बनाए। इनमें सलामत रहो और वो जब याद आए काफ़ी मशहूर हैं। सन 1965 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के डायरेक्शन में फिल्म दोस्ती के लिए गाया गीत चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए रफ़ी साहब को 1965 में तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला और 1965 में ही भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री अवार्ड से नवाजा। 1965 में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के डायरेक्शन में फिल्म जब जब फूल खिलेगा गाना परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना ने इन्हें कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 1966 में फिल्म सूरज का गीत बहारो फूल बरसाओ काफ़ी मशहूर हुआ। यूँ तो रफ़ी साहब के गाने एक से एक बढ़कर मशहूर हैं, हम इस कम वक्त की वीडियो में आपको नहीं बता सकते हैं। रफ़ी साहब गायक के साथ साथ एक बहुत अच्छे नेक इंसान भी थे। उन्होंने नए नए म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ बहुत कम पैसों में भी गाने गाए, बल्कि कुछ डायरेक्टरों के पैसे ना होने की वजह से उन्होंने बिना पैसों के भी गाने गाए और वो अपने साथ कलाकारों की भी काफ़ी मदद किया करते थे। उनके गाए
गानों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि यहाँ पर बताना नामुमकिन है। और रफ़ी साहब का 31 जुलाई 1980 को मुंबई में इंतकाल हो गया। नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे थे रफ़ी साहब से जुड़ा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर ये पसंद आया होगा और आपसे इल्तिजा करता हूँ किसी और हस्ती के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए। नाज़रीन हज़रात, मेरी तबीयत भी कुछ नासाज चल रही है और मैं इस वक्त की कमी की वजह से आपके बीच में वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तो नाज़रीन हज़रात, इस वक्त मैं आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।